स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक वाइसरॉय जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन अभी क्यों वर्तमान में इतने ज्यादा चर्चाओं में आ गए हैं उसके बारे में आज देखने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन जो भारत के वाइसरॉय रहे वो 1899 से 1905 तक रहे। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं कि ये जो थे 1899 में भारत के वाइसरॉय बन गए थे और 1905 तक भारत के वाइसरॉय रहे। लेकिन आज हम लगभग 120 साल बाद इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी बहस इनके ऊपर छिड़ी हुई है, तो उसके कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस इमेज में आपको जो चीजें दिख रही हैं मैं उनको पहले बता देता हूं, उसके बाद क्या मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं यही है लॉर्ड कर्जन। दूसरा जो ये फिगर है ये है आपका कर्जन गेट का। अभी कर्जन गेट आता कहां है, तो बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है बर्धमान। बर्धमान में आता है जहां से आपकी दामोदर नदी भी निकलती है। दामोदर रिवर को बायोलॉजिकली डेड रिवर कहा जाता है, जैविक मृत नदी कहा जाता है, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और आकर हुगली में मिल जाती है। उसी नदी के किनारे जो है बसा हुआ एक जगह है जिसका नाम है बर्धमान। तो बर्धमान में ये कर्जन गेट है। इसके अलावा जो ये तीसरी इमेज दिख रही है, इन व्यक्ति का नाम है आपका विजय प्रताप महताब। तो ये जो है विजय चंद्र या विजय प्रताप भी कहा जाता है, विजय चंद्र महताब, ये कौन है? तो ये बर्धमान जो रियासत हुआ करती थी वहां के राजा हुआ करते थे। तो अब ये तीनों ही इमेज देखकर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या रिलेशन है इसका इनसे। तो देखा जाए तो बताया जाता था कि जब वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे भारत के, तो वो एक बार विजिट पर गए थे, कहां पर? वर्धमान में। और वर्धमान के जो राजा थे उन्होंने एक बार के उनके विजिट के ऊपर, उनके एक दौरे के ऊपर एक गेट बनवाया था वर्धमान में, जिसको कर्जन गेट कहा जाता है। तो मतलब ये जो कर्जन गेट है बनवाया किसने है? तो बनवाया है विजय चंद्र महताब जी ने, जो कि बंगाल के एक रियासत थी, क्या नाम है उसका? बर्धमान नाम की जो रियासत थी वहां के राजा हुआ करते थे। और लॉर्ड कर्जन जब इस जगह पर विजिट कर रहे थे, अपना दौरा कर रहे थे, तो उनके सम्मान में ये गेट बनाया गया था, जो आज भी वर्धमान में है। ये कलकत्ता से कुछ ही किलोमीटर दूर है। वर्धमान एक डिस्ट्रिक्ट भी है बंगाल के अंदर, उसमें ये जो है गेट काफी फेमस है और ये आज की डेट में हेरिटेज साइट के तौर पर भी देखा जाता है। नाम इसका कर्जन गेट ही है क्योंकि कर्जन के विजिट पर इसको बनवाया गया था। अब ये चीज तो आपको समझने आ रही है कि भाई ये कर्जन है, कर्जन के नाम पर गेट है और ये गेट बनवाया गया इनके द्वारा, इसलिए बनवाया गया क्योंकि ये विजिट कर रहे थे। तो फिर मुद्दा क्या है? तो मुद्दे की बात यह है कि अभी वर्तमान में वर्धमान जो जगह है, उस जगह पर जो म्युनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, वहां पर सरकार जो है वो है किसकी? तृणमूल कांग्रेस की, TMC की। इससे पहले लेफ्ट के जो कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी उसका दबदबा इस क्षेत्र पे था। अब देखा जाए तो TMC ने अब निर्णय लिया है कि इस कर्जन गेट के आगे जो विजय चंद्र महताब जी हैं और इनकी पत्नी जो राधा रानी है, उनका जो है स्टैचू यहां पर बनवाया जाएगा। तो इसके लेकर काफी विरोध हो रहा है, इसलिए लॉर्ड कर्जन वापस चर्चाओं में आ गए। तो ये जो है तृणमूल कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी है कि हम ये स्टैचू जो है इन्हीं गेट के सामने बनाएंगे। अब इसके पीछे जो विपक्ष है वो भी काफी ज्यादा जो है इसकी आलोचना कर रहा है और साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कई हेरिटेज साइट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि ये इतनी अच्छी साइट का जो है पूरा व्यू ब्लॉक होगा, तो ऐसी मूर्तियां ना बनाई जाएं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ये जो है मूर्तियां बना रहा है। इसके अलावा ये जो मुद्दा था मैंने आपको बताया, इनके बारे में अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो थे इनके बारे में देख लेते हैं, फिर इस मुद्दे को बहुत अच्छे से देख लेंगे और इनका क्या रोल रहा है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो उस चीज को भी लेते हुए और वर्तमान मुद्दा क्या है उन दोनों पर ही हम अच्छे से बात करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया ये कब बने? 1899 में ये जो है भारत के वाइसरॉय बने थे। उससे पहले ये एक सदस्य थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के ही जो विदेश अफेयर मतलब फॉरेन अफेयर्स होते हैं या विदेशी मामले होते हैं उनको भी देखा करते थे। बाद में इनको प्रमोट करके 1899 में क्या बना दिया गया था? भारत का वाइसरॉय बना दिया गया था। तो बंगाल में काफी एक्टिव रहा करते थे क्योंकि उस समय हमारी राजधानी क्या हुआ करती थी? बंगाल ही हुआ करती थी। तो ये जो थे उस समय काफी एक्टिव हुआ करते थे। तो उस समय जो है उन्हीं के आसपास रियासतों में एक रियासत मैंने आपको बताई, कौन सी रियासत है? वर्धमान रियासत है, जो वर्तमान में बंगाल का एक जिला भी है। अगर हम देखेंगे आज वर्तमान बंगाल को तो आपको मिलेगा ये हुगली के पास एक जिला है जिसका नाम है बर्धमान। ये बर्धमान जो जगह है यहीं से मैंने आपको बताया भी था शुरू में, एक नदी भी यहां से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है इसी के किनारे से?
जिसका नाम है आपका दामोदर। ये दामोदर जो है इसको बायोलॉजिकली डेड रिवर कहा जाता है। मतलब जितने भी उद्योग हैं इसके आसपास, जैसे धनबाद सुना होगा, टाटा नगर सुना होगा, इन सारे उद्योगों का जो गंदा पानी है वो किस नदी में आकर मिलता है? तो ये जो दामोदर नदी है इसको बायोलॉजिकली डेड रिवर मतलब जैविक मृत नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे ही एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम वर्धमान है, और इस वर्धमान में ही क्या है, तो ये कर्जन गेट था। ये कर्जन गेट बताया जाता है आज से लगभग 119 साल पहले जब कर्जन वर्धमान की यात्रा पर निकला था, तो राजा विजय चंद्र महताब ने ये किसके सम्मान में बनवाया था? कर्जन के सम्मान में बनवाया था 1903 में, 1903 में ये जो है बनवाया गया था। किसके द्वारा? मैंने आपको बता ही दिया, विजय चंद्र महताब के द्वारा लॉर्ड कर्जन के विजिट पर इस चीज को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इसके बाद जो है अभी ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि बंगाल का जो जिला है यहां पर अभी तृणमूल कांग्रेस का ये गढ़ हो चुका है। वैसे देखा जाए तो लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहां से बीजेपी जीती थी, लेकिन जो विधानसभा है वहां पर और आपका जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है टीएमसी का दबदबा रहा, तो टीएमसी के ही निर्णय। तो टीएमसी अब क्या कर रही है, यहां पर इसी के बाहर जो है 2 स्टैचूज बनवा रही है इसके गेट के सामने। एक तो किसका बनवा रही है? विजय चंद्र महताब जी का, जो यहाँ के राजा थे, और दूसरी इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम राधा रानी है, उनके स्टैचूज जो हैं इस कर्जन गेट के सामने बनवाए जा रहे हैं। इसलिए ये जो मुद्दा है ये काफी चर्चाओं में आ चुका है और इसके पीछे काफी विरोध भी हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से विरोध हो रहा है। इनके पीछे जो लेफ्ट के नेता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा बीजेपी भी विरोध कर रही है। इसके अलावा जो यहाँ के विरासत स्थलियों के जो एक्सपर्ट्स हैं, हेरिटेज साइट्स के जो एक्सपर्ट हैं, उनका भी कहना है कि ये जो पूरी साइट है, ये पूरा का पूरा साइट है, इसके सामने अगर ये चीजें बनेंगी तो पूरा का पूरा व्यू जो है ब्लॉक होगा। और ये 117 से 119 साल पहले जो है इस साइट को बनाया गया था, जो आज भी इतनी ज्यादा फेमस तौर पर वहां पर देखने मिलती है। बहुत सारे टूरिस्ट भी इस चीज को देखने आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो इसके कारण ये जो है मुद्दा काफी चर्चाओं में आ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बनवाया तो किसके लिए गया था? ये बनवाया गया था कर्जन के लिए। अब कर्जन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि भाई इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो कर्जन जो था 1899 में ये इंडिया का गवर्नर वाइसरॉय बना और 1905 में तक ही रहा। अब ये 1905 में हटा क्यों? क्योंकि इसको ब्रिटेन वापस भेज दिया गया था। ये बताया जाता है कि वाइसरॉय बनने से पहले 4 बार भारत आया था और ये महज 39 वर्ष की आयु में, 39 ईयर्स की एज ही जब थी, तब ये क्या बन गया था? वाइसरॉय बन गया था। तो इसको यंगेस्ट जो है वाइसरॉय भी कहा जाता है कि 39 वर्ष की आयु में ही वाइसरॉय के पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति था। लेकिन 1905 में जो मेक मुद्दा है, 1905 में बताया जा रहा है कि ये क्या हुआ, 1905 में ये वापस इसको ब्रिटेन भेजा गया। इसकी वजह क्या थी? तो ये जो है इसको सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी सबसे ज्यादा जो आलोचना की जाती है, वो एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर है जिसको कहा जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? तो वो कर्जन ही था। तो 1905 में जब इसने बंगाल का पार्टीशन किया था तो इसको बहुत ज्यादा जब विरोध हुआ तो इसको भेज दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो पार्टीशन बंगाल विभाजन था उसको वापस ले लिया गया था। तो अगर आप देखेंगे तो पहले पूरा का पूरा बंगाल इस तरीके से आता था। इस बंगाल के अंदर बहुत सारी यूनिट्स थी। इसके अंदर जो आज का आप असम देख रहे हैं वो पूरा आता था। इसके अलावा जो आज का बांग्लादेश है वो पूरा बंगाल के अंदर आता था। बिहार की बात कर लें, बिहार आ जाता था। बिहार के साथ साथ झारखंड वाला जो रीजन था वो भी इसके अंदर आता था। उड़ीसा वाला जो रीजन था वो पूरा का पूरा आता था। कुछ भाग इसमें छत्तीसगढ़ के भी आते थे। इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता था? इस पूरे रीजन को बंगाल कहा जाता था। अब इन्होंने क्या किया? बंगाल के 2 भाग कर दिए।
एक भाग कर दिया पूर्वी बंगाल और एक कर दिया पश्चिम बंगाल। तो आज भी हम लोग जो बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल क्या है, तो भाई वेस्ट बंगाल जो है वो आपका 1905 में जो कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया था वो वाला हिस्सा रह गया है, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल कहा जाता है। देखा जाए तो ये भारत के पूर्व में ही पड़ता है। कई बार डाउट आता है कि ये इंडिया के ईस्ट में आने के बाद इसको वेस्ट क्यों बोला जाता है, तो वेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कर्जन के द्वारा जो ये विभाजन कर दिया गया उसके बाद जो है ये वाला हिस्सा भारत में आया, तो ये जो है पश्चिम बंगाल कहलाता है। बाकी ये जो पूर्वी बंगाल है, ये पूर्वी बंगाल में असम भी हुआ करता था उस समय, और आपका जो आज का बांग्लादेश देखने मिलता है वो भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। बाकी यहां पर आप देखेंगे कुछ भाग छत्तीसगढ़ का भी आता है, इसमें बिहार का भी आता है। बाद में बिहार भी इससे अलग कर दिया गया था, लेकिन ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1905 की। तो ये घटना 1905 की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, कि कर्जन के जो कैरियर है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, उनमें कई जगहों पे कहा जाता है कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उसकी आलोचना ज्यादा होती है। कुछ अच्छे कामों में ये कहा जाता है कि कई जगहों पे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो तानाशाही कर रहे थे, तो उसमें उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। एक बार बताया जाता था कि जो आपका पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है, वहां पर किसी सोल्जर ने जो है किसी के साथ बिहेव अच्छा नहीं किया था, तो उसके ऊपर एक्शन लिया था इसने। और भी बहुत सारे इसने रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन इसकी आलोचना ज्यादा होती है, इसको क्रिटिसाइज ज्यादा किया जाता है। और क्रिटिसाइज ज्यादा करने का एक बहुत बड़ा जो रोल था वो बंगाल का विभाजन ही था। और बंगाल के विभाजन ने ही भारत के अंदर दो देशों की जो थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरीज जो है, उसकी जो जड़ है वो बंगाल विभाजन ही रहा। मतलब जब 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए, एक भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान बना, और दूसरा जो है जो इंडिया हम लोग आज का नक्शे में देखते हैं वो ये बना। लेकिन उसकी नींव कब रखी गई, उसकी फाउंडेशन कब रखी गई, तो बंगाल विभाजन पे ही कह दिया जाता है कि बंगाल विभाजन के समय ही ये तय हो गया था कि भारत का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो है थाली में परोस कर रख दी गई थी। इसी समय मुस्लिम लीग का भी जो एंट्री करवाई ब्रिटिशर्स ने, और डिवाइड एंड रूल, ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूं। ये चीज तो आपने सुनी होगी कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या दिए। कर्जन का कहना था कि हम यहां पर चाहते हैं कि भाई प्रशासन अच्छे से करें, कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली करें, मतलब यहां का प्रशासन बहुत इफेक्टिव हो, इसलिए हम यहां पे विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन जो असल रीजन था वो यही था कि डिवाइड एंड रूल। अगर हम बात करें उस समय ये जो विभाजन हुआ था, इसमें बताया गया था कि जो पूर्वी बंगाल था, इस पूर्वी बंगाल में अधिकतर मुस्लिम लोग रहा करते थे, तो यहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था ये। और अगर हम इस वाले क्षेत्र की बात करें तो ये हिंदू बहुल क्षेत्र था, तो ये आपस में ही लड़ते रहे। इस चीज के कारण जो है ये कदम उठाया गया था, क्योंकि बताया जाता था कि उस समय तक बहुत ज्यादा जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो काफी तूल पकड़ रहे थे। 1857 की क्रांति हो ही चुकी थी, तो बताया जाता है कि इसका जो मसौदा था, ये जो ड्राफ्ट था, ये 1903 में पता चल गया था कि भाई बंगाल का आगे चलकर विभाजन होगा। तो ये 1903 में ही प्रपोजल आ गया था, लेकिन इसकी जो औपचारिक घोषणा है, जो अनाउंसमेंट हुआ, वो कब हुआ, तो 19 जुलाई को हुआ, 19 जुलाई 1905। देखिए कड़ियों को जोड़ते चलिए। 1903 में बात यह हुई कि भाई बंगाल को हम विभाजित करेंगे, ये बातचीत धीरे धीरे आने लगी। लेकिन जो इसका अनाउंसमेंट हुआ ऑफिशियल, वो कब हुआ, 19 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हुआ। और इसके बाद जो इसमें इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसका क्रियान्वयन हुआ, वो फाइनल जो है 16 अक्टूबर। ये बहुत ही फेमस डेट है, इस चीज को मॉडर्न हिस्ट्री में तो सभी को याद होनी चाहिए कि भाई 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। एक भाग बना दिया गया, कौन सा, पश्चिम बंगाल, और एक बंगाल बना दिया गया पूर्वी बंगाल। जो ये पश्चिम बंगाल था, इसकी राजधानी बनाई गई कैलकाटा, जो आज का कोलकाता है, उस समय उसकी राजधानी बनाई गई। इसके अलावा इस वाले क्षेत्र में कौन कौन से भाग आते थे, तो आपका जो पश्चिम बंगाल आज हम देख रहे हैं वो है, दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है वो भी इसमें आ जाता था। इसके अलावा बिहार आ जाता था, उड़ीसा आ जाता था, ये सारे रीजन्स इसके अंदर आते थे। और ये जो बचा हुआ भाग है पूर्वी बंगाल, इसमें असम आता था। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी बताई जाती थी ढाका थी। उस समय डक्का कहा जाता था, अब इसी चीज को ढाका कहा जाता है, जो वर्तमान में जो है क्या कहा जाता है, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश उस समय हुआ नहीं करता था, लेकिन ये जो चीज थी
ये ढाका नाम की कैपिटल बनाई गई और यहां पर जो बनाया गया वो कैलकाटा बनाया गया। अब देखिए यहां पर क्या थे, वाइसरॉय ने ये चीज तो कर दी थी, यहां पर भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो बताया जाता था जो पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर थे। और अगर हम पूर्वी बंगाल की बात करें तो यहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था उसका नाम फुलर था। तो फ्रेजर एंड फुलर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब देखा जाए तो जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ बहुत सारे आंदोलन चालू हो गए थे और इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ है भारत के अंदर जिसको कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो चालू हुआ वो हुआ 7 अगस्त 1905। देखिए 7 अगस्त की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि भाई हुआ क्या था 1903 में, 1903 में ये पता चल गया था कि भाई बंगाल का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, कि बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा। अब इसकी औपचारिक घोषणा जो हुई थी, अनाउंसमेंट कब हुआ था, अनाउंसमेंट की डेट मैंने आपको बताई कि 19 जुलाई को हुआ। 19 जुलाई को ये अनाउंस कर दिया गया था कि भाई क्या होगा, ये घोषणा हो गई थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो उसका जो स्वदेशी आंदोलन था वो आपका कब से चालू हो गया है, तो स्वदेशी आंदोलन देखने मिलता है कि भारत में चालू हो गया 7 अगस्त 1905 को। मतलब आपका जब बंगाल विभाजन हुआ भी नहीं था, जब सिर्फ घोषणा हुई और घोषणा के बाद ही क्या चालू कर दिया गया, आपका स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया गया। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या चीज थी, जैसा कि अभी आप बहुत बार सुनते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वही सेम चीज पूरी चीजें उस समय दोहराई गई थी कि भाई स्वदेशी आंदोलन में हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करें, खादी को इस्तेमाल करें, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करें, स्वदेशी शिक्षा पर काम करें, सारी चीजें, मतलब कि भारत के गुड्स भारत में ही रहें, भारत की चीजें ही इस्तेमाल की जाएं और इस तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे एक बहुत ही बड़े क्षेत्र बंगाल का विभाजन करके रख दिया, वो भी किसके आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, हमें उस तरीके से विभाजित कर रहे थे। तो इसके लिए जो है स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से तूल पकड़ा और स्वदेशी आंदोलन में अलग अलग नेता जो थे उस समय काफी प्रभावित किया उन्होंने। इसमें अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को कहां पे फैलाया, तो ये पूना में, इसके अलावा बॉम्बे में। इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इसके अलावा अजीत सिंह की बात करें, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, ये इन लोगों ने इस चीज को पंजाब में काफी फैलाया, स्वदेशी आंदोलन को। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिनका नाम है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा साहब की बात करें तो इन्होंने दिल्ली में इस आंदोलन को फैलाया और ये आंदोलन दक्षिण भारत तक भी पहुंचा और दक्षिण भारत में इसको फैलाने का काम किया चिदम्बरम पिल्लई ने। तो चिदम्बरम पिल्लई जो हैं इसको लेकर गए मद्रास। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था जब बंगाल विभाजन हुआ। तो इसके बाद मैंने आपको बताया भी कि भाई जो कर्जन था, कर्जन को ब्रिटेन भेज दिया गया था क्योंकि इतना विरोध हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन एक भारत के अंदर जो एक 1857 के बाद जो एक समतल जैसी स्थिति चल रही थी कि भारत की आजादी के आंदोलनों के लिए, मतलब आजादी के लिए बातचीत बहुत हो रही थी लेकिन कोई तरह से ऐसे आंदोलन नहीं हुए थे, जिसने स्वदेशी आंदोलन ने एक बहुत अच्छा मौका दिया। और बंगाल के अंदर तो ये काफी तेज उग्र हुआ ही, साथ साथ दिल्ली में, पंजाब में, मद्रास में, बॉम्बे में, पुणे में, इन जगहों पर भी बहुत तेजी से फैला। लेकिन ये आंदोलन देखा जाता है कि 2 साल तो काफी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला, लेकिन 1907 के बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगी। क्यों आने लगी, क्योंकि एक घटना हुई 1907 में, कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो सूरत में हुआ। सूरत अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के 2 जो है फाड़ हो गए। 2 फाड़ का मतलब 2 विभाजन हो गया। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जिनको क्या कहा जाता था, गरमपंथी नेता, एक्सट्रीमिस्ट, और ये नरमपंथी। तो कांग्रेस से ये नरमपंथी कांग्रेस और गरमपंथी कांग्रेस में विभाजन हो जाता है सूरत स्प्लिट के बाद।
1907 का जो सूरत स्प्लिट हुआ उसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन करना था वो लाला लाजपत राय को करना था, लेकिन इलेक्शन कौन जीत गया? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। और इसमें काफी गुत्थम गुत्थी हुई, मतलब इसमें काफी हाथापाई भी हुई और बहुत ही ज्यादा ये आंदोलन चर्चाओं में आ गया था, जिसमें बताया जाता है कि जो गरमपंथी नेता थे और जो गरमपंथी और नरमपंथियों के बीच में काफी हाथापाई तक भी हो गई थी। बाद में इन सारे लोगों की मेंबरशिप खत्म कर दी गई थी और गरमपंथी नेताओं में उस समय जो है एक तिकड़ी काम करती थी, जिसमें आपने सुना भी होगा लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल में लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और इसमें एक और व्यक्ति थे अरबिंदो घोष। अब देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी एक ऐसी संस्था थी जो अंग्रेजों से बातचीत करती थी, क्योंकि अंग्रेज तो ऐसे थे कि हमसे बातचीत ही नहीं करते थे। उनके क्लब्स के बारे में, उनके बाहर कहीं पर भी जो ऑफिशियल प्लेसेस होती थी वो हमसे बातचीत भी नहीं करते थे। वहां पे लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये जो कांग्रेस एक संस्था बनी थी उससे थोड़ी सी बातचीत होना चालू हुई थी। अब जब बातचीत होना चालू हुई तो इसमें जो लोग सबसे ज्यादा एक्टिव थे स्वदेशी आंदोलन में, उनको तो कांग्रेस ने अलग ही कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था उनका। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा मिला किसको? अंग्रेजों को। तो इसके बाद क्या किया गया, ये जो स्वदेशी आंदोलन था इसको दबाने में कांग्रेस ने भी मदद करी और ये जो लोग बाहर निकले, इसमें अगर हम बात करें तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल जी की, बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताया जाता है कि उन पे दबाव बनाया गया तो उन्होंने जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। इसके अलावा अगर हम तीसरे व्यक्ति जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय को 1908 में ब्रिटेन जाना पड़ा। और अरविंदो घोष की बात करें तो अरविंदो घोष जो है वो आपके गए पुडुचेरी, जो है पहले उसको पौंडीचेरी कहा जाता था, वहां जाकर सन्यासी हो गए। तो जो लोग बहुत ही तेजी से इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे थे वो पूरी तरह से बिखर गया और स्वदेशी आंदोलन इस तरीके से बताया जाता है कि धीरे धीरे उसकी जो नींव थी वो कमजोर होने लगी, जिसमें एक बहुत बड़ा जो रोल था वो किसका था? तो वो सूरत स्प्लिट का भी था, सूरत विभाजन का भी था। जो ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है, वहां पे कांग्रेस के अधिवेशन ने स्वदेशी आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग को भी बना दिया। तो 1 अक्टूबर 1906 को एक संस्था और बनी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, क्योंकि देखा जाए तो ये जो विभाजन हुआ था ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, तो मुसलमानों से भी तो थोड़ा सा जो है सपोर्ट चाहिए था। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि उस समय मुसलमान जो थे सरकारी नौकरियों में कम थे, शिक्षा में कम थे, तो उनमें जो है कई ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि भाई मुस्लिम लीग जैसी संस्था बनेगी जिससे आगे चलकर हम आपको जो है बहुत सारे फायदे देंगे, सरकारी नौकरियों में फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजों से कि कहीं आपस में मुस्लिम और हिंदू कहीं एकता ना बनाने लगे, और इससे जो हमारा ये विभाजन है, जैसे कि अभी आपने देखा था, ये हमने जो पूरा का पूरा विभाजन देखा, इसमें यही तो था, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र के आधार पे किया, ये हिंदू बहुल क्षेत्र के आधार पे किया कि हिंदू मुस्लिम ही आपस में लड़ते रहे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के सपोर्ट के लिए इन्होंने एक संस्था बना दी जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यही काम था कि एक तरीके से बैक सपोर्ट करना, और इसमें बहुत सारा जो है अंग्रेजों का ही सपोर्ट था। इसमें आप सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे लोग थे। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज को आगे प्रमोट किया, और मुस्लिम लीग की डिमांड पर तो पाकिस्तान बना। तो ये जो चीज है कि बंगाल विभाजन ही कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज हुई जिसने आगे चलकर भारत के 2 टुकड़े, जिसमें भारत और पाकिस्तान बनने के पीछे जो प्रमुख कारण थे, वो ऐसा नहीं था कि 1947 में वो चीज गढ़ी गई थी, वो तो 1905 में ही हो गया था। बंगाल विभाजन ने ही जो है भारत पाकिस्तान बनने की जो एक नींव थी वो वहीं पर डाल दी थी। इसके अलावा इस पर जो है अंग्रेजों ने और चीज करी कि भाई ये मुस्लिम लीग तो बनाई, 1909 में एक ये रिफॉर्म लेकर आए, एक सुधार लाए जिसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था, इसमें मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि अगर कोई क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मान लिया जाए,
तो इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र से सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, और इसको जो वोट देंगे वो भी कौन देंगे, वो मुस्लिम ही देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो उस हिंदू बहुल क्षेत्र से जो सेपरेट इलेक्टोरिज्म था कि भाई यहां पर एक ही व्यक्ति, एक ही मतलब समुदाय के व्यक्ति खड़ा हो सकता है और उसको वही समुदाय का व्यक्ति वोट देगा। तो अब होने क्या लगा, मान लिया जाए कोई हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो इस हिंदू बहुल क्षेत्र से हिंदू व्यक्ति खड़ा होगा और इसको वोट कौन देगा, हिंदू ही देगा। ये इस तरह का सेपरेट इलेक्टोरिज्म जो है फंडा था। तो मान लिया जाए कि जैसे ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहां पे रहने वाले हिंदू को वोट देने ही नहीं मिलेगा, तो उसको लगेगा कि मेरे अधिकार तो जा रहे हैं, तो वो उठकर कहां जाने लगेगा, वो आपके ऐसे क्षेत्र में जाने लगेगा जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र था। और यहां पे अगर कोई मुस्लिम रह रहा है तो वो मुस्लिम उठकर कहां जाने लगेगा, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाने लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, पूरी डेमोग्राफी को ही बदल कर रख दिया 1909 के जो आपका मॉर्लेमेंटो सुधार से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान विभाजन कोई एक दिन की घटना नहीं है, कि माउंटबेटन के आने के बाद, जिन्ना की डिमांड के बाद, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में जो है बंगाल विभाजन की तौर पर ही हुई। और बंगाल विभाजन जो था वो भारत के इतिहास के अंदर एक काला पन्ना कहा जाता है। और कर्जन को जो है इसलिए इतना क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उन्होंने उस ऐसे क्षेत्र को जो बताया जाता था कि इतना ज्यादा समृद्ध क्षेत्र था, उसको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और भारत पाकिस्तान के जो बाद में 1947 में जो विभाजन हुआ, तो वही वो जो पूर्वी बंगाल था वही पूर्वी पाकिस्तान बना, और 1971 में वो बांग्लादेश बना। और वो भी एक बहुत बड़ी समस्या रही हमारे लिए बहुत ही लंबे समय तक, आजादी के बाद भी। तो ये चीज देखी जाती है कि पूरा का पूरा कहां से जुड़ा हुआ है, तो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 1911 में अंग्रेज काफी भोले बने और 1911 में उन्होंने कहा कि भाई जो हमने बंगाल विभाजन किया था उसको हम रिवर्स करते हैं। तो भाई रिवर्स करने से क्या, ये कोई पेंसिल से बनाई हुई कोई लकीर तो थी नहीं कि जिसको रबर से मिटा दिया जाए, क्योंकि पूरे के पूरे जो बहुल क्षेत्र में, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे वो दूसरे क्षेत्र में जाकर बस गए। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो मुस्लिम रहते थे वहां पर और भी मुस्लिम आकर बसने लगे। तो इन्होंने पूरी डेमोग्राफी को ही बदल कर रख दिया। और उसके बाद जो है बहुत ही सीधे बने 1911 में कि हम अपनी राजधानी जो है वो बंगाल की जगह अब क्या लेकर जा रहे हैं, तो बंगाल से हम जो है अब दिल्ली को अपनी राजधानी बना दे रहे हैं। और दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम के कहने पर जो है इसकी राजधानी को वो बदला गया, और साथ साथ हार्डिंज के कहने पर जो है बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। लेकिन उसने इतने दाग दे दिए कि जो आज तक भी बोला जाए तो इतनी असम समस्या आप पढ़ते हैं, मणिपुर की समस्याएं पढ़ते हैं, तो बार बार बांग्लादेश का नाम आता है। और बांग्लादेश से पहले आप देखेंगे तो वो पूर्वी पाकिस्तान का नाम आता है, और पूर्वी पाकिस्तान से पूर्वी बंगाल का नाम भी आता है। आज भी बंगाल का जो पश्चिम बंगाल है उसका नाम बदलने की बार बार पेशकश होती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें बंगाल विभाजन की याद दिलाता रहता है कि जो कर्जन थे उन्होंने ही विभाजन करके इसको पश्चिम बंगाल के तौर पर बता दिया गया था। तो 1911 में तो दिल्ली दरबार बना, फिर दिल्ली हमारी राजधानी हो गई आधिकारिक, और आजादी के बाद भी जो पावर ट्रांसफर हुआ तो दिल्ली ही राजधानी रही। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम रहा। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, 1857 में क्रांति के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और उसके बाद देखा जाता है तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है 1905 की बंगाल विभाजन, 1905 का स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1907 में सूरत स्प्लिट, 1909 में मॉर्लेमेंटो सुधार हुआ है। उसके बाद जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये सारे लोग कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हुए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को काफी फायदा मिला इसका। उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, और फिर गांधी युग की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे आंदोलन आप पढ़ते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना, साइमन कमीशन के बारे में, असहयोग आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। इसके अलावा इसी में आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस और माउंटबेटन प्लान के बाद भारत का विभाजन। तो ये जो चीज हमने देखी कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्जन के बारे में, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आपको समझने आया होगा। इसके अलावा और कोई डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।